ये करंट जो है इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो जरा आप मेरे साथ देख लीजिए, करंट इकोनॉमिक आउटलुक। अच्छा जी, अगर हम बात करें इस वक्त तो जो पाकिस्तान के ये मेजर चैलेंजेस भी हैं इकोनॉमी के, और इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जी अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इस वक्त जो है इन्फ्लेशन जो है वो 24.5% जो है वो राइज कर चुकी है इन्फ्लेशन। ये जी रिपोर्ट जी है स्टेट बैंक की, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। उसके बाद अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें इस वक्त तो, अच्छा जी कैमरे जरा ये ऑफ कर देते हैं इनके, स्टॉप वीडियो, ओके। तो जी अनएम्प्लॉयमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान की बढ़ चुकी है वो कोई 6.4% जो है 2023 में जो है एक्सपेक्टेड है कि ये इससे भी और राइज कर जाए। और हम जरा फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। तो ये 6.23% का क्या मतलब है? कहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट 6.23%, इसका मतलब क्या है? 6.4%। हाँ जी, मतलब इसको हम अगर फिजिकल मीनिंग में समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो आउटलुक होता है ना कंट्री का, ये जो एवरेज पर एवरेज जो है वो इकोनॉमी और फिर इन्फ्लेशन के सेंस में जो जॉब लेसनेस होती जा रही है, जो जिसको कहते हैं पॉवर्टी हेड काउंट, वो बनता है। अच्छा जी, जो हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 43% जो है वो राइज कर चुकी है। और ये जो है जी फिस्कल डेफिसिट इस वक्त पाकिस्तान का जो है 1 ट्रिलियन है 2023 के फिस्कल ईयर 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स के क्वार्टर के। और फिर अगर हम नेट रेवेन्यू की बात करें तो ये जो जी जीडीपी टू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो नेट रेवेन्यू है वो ड्रॉप हो चुका है जी, 2.6% ड्रॉप हो चुका है नेट रेवेन्यू इस वक्त। और फिर जो ये नेट एक्सपेंडिचर जो राइज हुए हैं, गवर्नमेंट के जो बजट्स होते हैं, ये जो एक्सपेंडिचर होती है गवर्नमेंट जिसे मेंटेन करती है, वो जो इंक्रीज हो चुकी है नेट एक्सपेंडिचर 3.6% ऑफ द जीडीपी। उसके बाद हम ये बात करें कि इस वक्त जो करंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, करंट एक्सपेंडिचर जो है वो जी 2.53 ट्रिलियन है। और ये जो है जी समझ लें कि 3.2% ऑफ जीडीपी बनता है। और उसके साथ साथ हम अगर मार्कअप रेट की बात करें जो इंक्रीज हो चुका है इस वक्त, मार्कअप रेट तो जी इंक्रीज हो चुका है ये मार्कअप रेट 1.2% ऑफ जीडीपी। तो इसी के साथ साथ हम अगर देखते जाएं फेडरल बजट जो डेफिसिट है जी, फेडरल बजट डेफिसिट, तो फेडरल बजट डेफिसिट इस वक्त जो है वो कोई 1.02 ट्रिलियन है। ये फर्स्ट क्वार्टर जो पहले 4 महीने जो होते हैं 2023 के और जो 24 का जो फिस्कल ईयर है हमारा। और इसके साथ साथ हम अगर डिस्कस करें इकोनॉमिक आउटलुक में ही अदर इश्यूज को, कि जो फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कोई जो है जी 36% राइज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, 36%। और उसी के साथ अगर हम बात करें जो करेंसी डिवेल्युएशन हुई है डॉलर के मुकाबले में, करेंसी डिवेल्यू जो हुई है वो जी अगर हम बात करें, दो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। एक रिपोर्ट ये अगर हम 15 सालों में बात करें, पिछले 15 सालों में, तो 60 से 240 तक गई है ये ओवरऑल जो है 15 ईयर्स की एक रिपोर्ट बताती है। अगर हम इसकी बात जो है जी जुलाई तक करें, जुलाई 2022 में, तो ये डॉलर के मुकाबले में जो 37% जो है वो, अगर हम इसकी डिवेल्युएशन की बात करें तो ओवरऑल जो यहाँ पर 37% रेट बता रही है ये जो बास्केट इंडेक्स होती है, और यहाँ पर यूएस डॉलर जो है जी 14% पर है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये जो डेफिसिट है, ये करेंसी डिवेल्युएशन रेट जो है वो 21% है। लेकिन यही करेंसी डिवेल्युएशन रेट जो है अगर हम अगस्त की बात कर लें तो अगस्त में ये करेंसी डिवेल्युएशन जो है जी 28% हो जाती है। तो देखें यहाँ से हमारी इकोनॉमी जो है कंप्लीटली कितना जो है पीछे जा रही है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें बाकी सेक्टर्स की, जो हमारी नेट एफडीआई है फेडरल, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई जो है इस साल ओवरऑल 52% जो है डाउन हुई है। यानी कि अगर हम चाइनीज के सेंट्रिक बात करें, ये जो सीपेक के सेंस में, चाइना सीपेक के सेंस में, तो यहाँ पर हमें जो है 27% जो है वो डिक्लाइन नजर आई है जो है एफडीआई के सेंस में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के सेंस में। और अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कोई 46.8% श्रिंक कर गया है जी पहले फिस्कल ईयर 2023 के पहले 4 महीनों में। और अगर हम इस वक्त जो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है,
जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो जी ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इस वक्त जो है वो कोई हमारे पास टोटल तो है जी $12 बिलियन, टोटल $12 बिलियन है। अब इस टोटल में से अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ड्रा कर लेते हैं इसको जरा, अब ये टोटल 12 बिलियन है, इसको डिवाइड कर दें, आप इसको रख दें, ये रख दें जी सेंट्रल बैंक, जिसको हम स्टेट बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक, और यहां पर रख लें सेंट्रल बैंक के पास यहां पर है जी $6.1 बिलियन रिजर्व जो हमारे। और फिर हम जो है ये कमर्शियल बैंक सेक्टर में अगर बात करें तो यहां पर जो है हमारे पास कमर्शियल जी $5.9 बिलियन, ये हमारे जो है जी ओवरऑल आउटलुक है हमारी करेंसी का। और हमारी जो है कंट्री का जो है हमने डिवैल्यूएशन भी रेट देखी है, हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट भी देखे। तो ये जो पहले आउटलुक मैंने आपके सामने पेश किया, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं वो किस सेक्टर में है, कैसे कैसे, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपको पहले जो है एक्सप्लेन किया जाए कंप्लीटली कि हमारी डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। अब जरा जी आ जाते हैं कि ये जो हमारा एक्सपोर्ट का चैलेंज है, जो टॉपिक हमने मेंटेन भी किया था कि हमने इसको डिस्कस करना है, एक्सपोर्ट चैलेंजेस फिक्स करने के सेंस में। अब यहां पर एक्सपोर्ट जो है जी चैलेंजेस होते क्यों है, जरा मैं आपको डिस्कस कर दूं कि हम जो है जी इंपोर्ट करते हैं कुछ चीजें और कुछ चीजें हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखें, इंपोर्ट करते हैं और कुछ चीजें, क्योंकि मेरे पास ये आउटलाइंस बनी हुई नहीं थी पीपीटी के सेंस में, तो मैंने कहा कि क्लास में ही आपके साथ जो है इसको डिस्कस करते जाएंगे। जब हम ट्रेड करते हैं ग्लोबल लेवल पर, तो ये हम जब इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं एक्सपोर्ट के बनिस्बत, तो जी कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट जो है चैलेंज राइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, डिफरेंस इन इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, या जिसको हम कहते हैं जी ट्रेड डेफिसिट। अब इसके मेजर रीजंस क्या है, ये क्यों होता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको मेजर रीजंस पता होने चाहिए। हमारी जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन है उसके पीछे जो है सबसे पहली टाइमली अवेलेबिलिटी एंड अनहिंडर्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं या कंपनीज होती हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो सेल करती हैं बनाती हैं, उनके पास जो है कैश जो है वो आउटफ्लो इतना कम होता है जिस वजह से वो कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाती टाइमली इफेक्टिव वे में। उसके बाद जो है जी ये जो हमारी वैल्यू एडिशन है जिसमें वो हम ले करते हैं गुड्स और सर्विसेज के सेक्टर में, हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है ग्लोबल ट्रेड के सेटअप में, हमारे मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने जो है हम कोई इंप्रूवमेंट देखी ही नहीं हमारी क्वालिटी और वॉल्यूम के सेंस में, और फिर हमारी प्रोडक्टिविटी जो फर्म्स की है वो भी डिक्लाइन है। यानी हम फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, हम वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाते जो अट्रैक्ट कर सके फॉरेन मार्केट्स को, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो समझे कि बहुत ही लो हैं, जैसे कि हम टेक्सटाइल में थोड़े से आगे हैं, रॉ मटेरियल में हम वैल्यू एडिशन नहीं करते। वैल्यू एडिशन नहीं करते, और वैल्यू एडिशन किस वजह से नहीं करते? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं है, कैश फ्लो जिसकी टाइमली बात की वो नहीं है, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी फर्म की भी बहुत ही लो है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है इंटेंस पॉसिटी ऑफ द मार्केट इंटेलिजेंस एंड सर्विसेज फॉर एक्सपोर्टर, यानी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंस में भी हम जो है लैग करते हैं। उसके बाद हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि हमारे किसी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स है नहीं। हमारी गवर्नमेंट की और हमारी स्टेट की हमेशा पॉलिसी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस में रही है। हमने जियो इकोनॉमिक्स जो है वो अभी कुछ रिसेंट 3-4 सालों में जो है आगे जाकर जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फॉरेन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस की है, ताकि हम अट्रैक्ट कर सकें ये जो कार्स कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और फिर जो ये अफ्रीकन नेशंस हैं। जब हमें इनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स मिल जाएंगे और हम मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च के साथ जाएंगे, तब हमारी जो है एक्सपोर्ट लेवल राइज हो जाएगी। अब सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले आप इंश्योर करें इजी एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर, उनको इनेबल करें ताकि वो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को राइज कर सकें, और फिर एम्पावर करें स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को। इसके साथ साथ जी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें जो आपके पोटेंशियल फॉरेन क्लाइंट्स हैं, और फिर जो आप पिन पॉइंट करें आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी,
और आप काटर करें फॉरेन बायर्स को, यानी आप जो है जिसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बना दें, ताकि ये जो आपकी टैक्सेशन वैल्यू रेट है वो डिक्लाइन हो जाए। यानी हाई टैक्सेशन की वजह से इन्वेस्टर कभी अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेशन जो है वो एक मैकेनाइज्ड वे में नहीं चलती। कभी आप हाई टैक्सेस लगा देते हैं, सुपर टैक्सेस लगा देते हैं, तो जो इन्वेस्टर होता है वो काफी जो है मतलब अपनी एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करने में घबराता है। इसी वजह से तो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल 52% डिक्लाइन हुई है, और सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट हुआ है 27% जो हमने चाइनीज के सेंस में देखा। तो जी सोल्यूशन की बात कर रहे थे, फिर जो है आप जो है वैल्यू एडिशन करें एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में, रिसर्च के साथ आप जो है वो फर्म्स बनाए, वो प्रोडक्ट्स बनाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट यानी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान जो है खजूरों का, डेट पाम्स का सबसे बड़ा एक जो है वो एक कंट्री है। सर आपका नहीं ख्याल कि मतलब कि जब एक दुनिया में एक इकोनॉमिक शिफ्ट आ रहा था, जब यूरोप ने और अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट किया टूवर्ड्स ईस्ट एशिया में, तब हम लोग 80s और 90s की मतलब दहाई में हम लोग तो मतलब गैरों की लड़ाई लड़ रहे थे, और जो हमारे नेबर्स हैं मतलब कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया और फलां फलां, वहाँ पे जब यूरोप ने अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट की तो वो लोग हमसे लीड ले गए और हम लोग पीछे ही रह गए। इवन दो अगर अगर हम इंडस्ट्री बिल्ड भी करें तो हम तो मतलब के कंपटीशन में उनसे बहुत पीछे रह चुके हैं, तो हम कैसे मतलब कम्पीट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमें कम्पीट करना है, हमने अपनी स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को फोकस करना है। बांग्लादेश का राइज स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के सेंस में हुआ है। तो जब कंट्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एसएमईज के थ्रू जो है प्रोटेक्ट करती है अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, स्पेशली जो है वो टेक्नोलॉजी के सेंस में, स्पेशली आप जो है आईटी के सेंस में, स्पेशली आप जो है मॉडर्न डे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंस में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप जो है अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक हमारी वो एक फ्लॉ था हमारी पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी हमारी हमेशा इवॉल्व हुई है जियो स्ट्रेटेजिक सेंट्रिक। तो ये हमारा एक समझे कि वेकअप कॉल है हमारे लिए कि हम अब जियो इकोनॉमिक्स को शिफ्ट करें। स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो हम कभी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं हम बना सकते। उसमें तो ये होता है कि स्मॉल और मीडियम लेवल देखें आपके पास एक कॉटेज इंडस्ट्री, आपके पास एक एग्जाम्पल है हैदराबाद में, आपके पास फैसलाबाद में है। आईटी इंडस्ट्री में हम कैसे प्रोपेल कर सकते हैं, मतलब कि कैसे जो मल्टीनेशनल ये कंपनीज हैं ये किस तरह पाकिस्तान में आके अपने लगाएंगी प्लांट्स और ये, क्योंकि इंडिया में तो इस वक्त जितनी भी चाइनीज और इवन जो अमेरिकन कंपनी वो प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी इसका नाम नहीं है। हम तो फिर वही रह जाएंगे, अग्रेरियन सोसाइटी रह जाएंगे हम। देखें अभी एक एग्जाम्पल है आपके पास, ये जो सीपेक है, सीपेक के अंडर जो है वो आईटी एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एक एग्जाम्पल है, वो इसका एक पार्ट है। उसके बाद आप अगर केपी गवर्नमेंट के अंदर देखें, आप जो है हजारा की तरफ जाएं, तो वहां पर एक सबसे बड़ी जो है वो टेक्नोलॉजिकल फर्म स्टार्ट हुई है। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट के बाद अभी करते जा रहे हैं। तो ये एक समझे कि जो है आईटी की डिजिटल पॉलिसी पाकिस्तान में, ये एक रोल मॉडल था कि हम जो है इस तरह इवॉल्व करेंगे फ्यूचर में। तो जी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इसी के साथ मैंने आपको बतानी थी कि हमारे जो रीजंस फॉर इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी हैं वो क्या है, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक जो है डाउनफॉल का रीजन जो है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए रीजंस। सबसे पहले जो है जी लो लेवल ऑफ एक्सपोर्ट, और मैंने उसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस भी किया कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप है उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है आपका ट्रेड डेफिसिट, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा डेटा। इसी को सर हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्लैरिफाई करता है ना। एक ये तो हमारा जो है जिसको हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, दिस इज अनदर थिंग, बीओपी। हाँ अच्छा जी, लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग, फिर हमारी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग जो है वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसमें हम जो है हम एक्वायर करते हैं फॉरेन लोन्स फंड्स, और फिर इसी के साथ हमारे एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज। कोई पिछले साल की ये रिपोर्ट है कि 115 बिलियन यूएस डॉलर तक हमारी जो लायबिलिटीज राइज कर गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम फंड भी लेते हैं ताकि पुराना फंड रिकवर कर सके। इसी प्रॉब्लम की वजह से जो है, और ये प्रॉब्लम इसलिए जनरेट होता है क्योंकि हमारे पास हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन है, तो हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसी ऑयल इंपोर्टिंग करने के लिए हमें जो है बाहर से फंड लेना पड़ता है। और फिर जी प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने डिस्कस किए, प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि हमारी जो इनोवेशन नहीं है यहाँ पर, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी कैन प्रोड्यूस इकोनॉमिकली विथ आवर लोकल रिसोर्सेज, एंड देन फिर डर्थ ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कंप्लीटली डिक्लाइन करती जा रही है, क्लाइमेट सेंट्रिक। और फिर कंट्री जो है ये नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हर साल पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे बड़ा इंपैक्ट होता जा रहा है। और फिर गैप है जी पॉलिसीज मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन,
दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड टू द इकोनॉमी, किस तरह स्ट्रगल करनी है, इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। ये पहला टॉपिक था जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो अब हम जरा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ